दक्षिण एशिया के राजनीतिक नक्शे पर न समझिए एक भूचाल आ गया है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में एक ऐसी जबरदस्त राजनीतिक लहर उठी है जिसने दशकों से जमी जमाई व्यवस्था को कह सकते हैं कि जड़ से हिला कर रख दिया है। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, भाई आखिर ये सब हुआ कैसे? कैसे कोई बाहरी व्यक्ति, एक कलाकार, देश की राजनीति के सबसे ऊंचे मकाम पर पहुंच गया? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये एक राजनीतिक तूफान है। अनुमान लगाया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी को 2/3 बहुमत मिलने वाला है। ये वो जादुई आंकड़ा है जो नेपाल की राजनीति में दशकों से किसी ने नहीं देखा। जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है संविधान तक को बदलने की ताकत। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इस नई लहर को समझने के लिए पहले उस पुरानी व्यवस्था को समझना जरूरी है जिसे इसने उखाड़ फेंका है। तो बात है 2008 की, जब राजशाही खत्म हुई। उसके बाद से नेपाल ने राजनीतिक अस्थिरता का एक बहुत लंबा, थका देने वाला दौर देखा है। एक के बाद एक दर्जन भर से ज्यादा प्रधानमंत्री आए और चले गए। सोचिए, कोई भी सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा ही नहीं कर पाई, और नतीजा, देश की तरक्की रुकी रही और जनता का सिस्टम से भरोसा उठता चला गया। और इस सारी अस्थिरता के सेंटर में थीं ये 3 पार्टियां, नेपाली कांग्रेस, सीपीएन-यूएमएल और माओवादी केंद्र। सालों साल नेपाल की पूरी राजनीति इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रही। ये पार्टियां आपस में गठबंधन बनाती, तोड़ती और बस सत्ता का खेल खेलती रहती, जबकि आम नागरिक एक बेहतर भविष्य का सिर्फ इंतजार ही करता रह गया। और बस इसी राजनीतिक खालीपन और जनता के गुस्से के बीच एक ऐसे इंसान का उदय हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा चेहरा जो राजनीति की दुनिया से आप कह सकते हैं बिल्कुल ही बाहर का था। बालेन शाह पेशे से एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर, लेकिन उनकी असली पहचान बनी एक रैपर के तौर पर। उनके गाने सिर्फ मनोरंजन नहीं थे, वो एक पूरी पीढ़ी की आवाज थे। उन्होंने अपने संगीत के जरिए भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक पाखंड पर सीधा हमला बोला, और देखते ही देखते वो देश के युवाओं के हीरो बन गए, जो सोशल मीडिया पर उनकी हर बात सुनते थे, उसे फॉलो करते थे। उनका राजनीतिक सफर बहुत ही तेज रहा। एक रैपर के तौर पर युवाओं की आवाज उठाने से लेकर 2022 में काठमांडू के मेयर के तौर पर एक ऐसी जीत हासिल की जिसने सबको चौंका दिया। और मेयर के तौर पर उनके काम ने उन्हें एक ऐसे प्रशासक के रूप में फेमस कर दिया जो सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि नतीजे भी देता है। मेयर के तौर पर उनके काम ने उन्हें एक जमीनी नेता बना दिया। उन्होंने काठमांडू में अवैध कब्जे हटवाए, शहर के सालों पुराने कचरा मैनेजमेंट के मसले को सुलझाया और सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार कम करने के लिए सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिया। इन ठोस कदमों ने लोगों को पहली बार दिखाया कि एक बाहरी व्यक्ति भी सच में नतीजे दे सकता है। बालेन शाह की जो पर्सनल पॉपुलैरिटी थी वो बहुत जल्द एक राष्ट्रीय आंदोलन में बदल गई। देश भर में लोग मौजूदा सिस्टम से तंग आ चुके थे और उन्हें बालेन में एक उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी थी। अच्छा, यहां एक बात समझनी जरूरी है। बालेन शाह ने इस पार्टी की शुरुआत नहीं की थी। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी 2022 में ही बन चुकी थी। ये उन लोगों का मंच थी जो पुरानी पार्टियों से तंग आ चुके थे। एजेंडा एकदम साफ था, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और सिस्टम में सुधार। बालेन शाह के जुड़ने से इस आंदोलन को एक चेहरा मिल गया, एक जबरदस्त ऊर्जा मिली, जिसने इसे एक राष्ट्रीय लहर में बदल दिया। चुनाव से ठीक पहले 2025 में नेपाल की सड़कों पर युवाओं का जैसे सैलाब उमड़ पड़ा। ये प्रदर्शन भ्रष्टाचार और दशकों की बेरोजगारी के खिलाफ थे। इस गुस्से ने एक ऐसा राजनीतिक माहौल बना दिया जहां एक नई ताकत के उभरने के लिए जमीन पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। और इस चुनाव का सबसे बड़ा सांकेतिक नतीजा, बालेन शाह ने अपनी सीट पर पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को एक तरफा मुकाबले में हरा दिया। यह सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, ये पुरानी पीढ़ी की राजनीति पर नई पीढ़ी की एक निर्णायक जीत का ऐलान था। तो आखिर इन पुराने जमी जमाई पार्टियों का यह हश्र हुआ क्यों? देखिए, नेपाली कांग्रेस भ्रष्टाचार और अंदरूनी लड़ाई झगड़ों से जूझ रही थी। सीपीएन-यूएमएल के शासन में अर्थव्यवस्था मानो ठप पड़ रही थी, और जो माओवादी कभी क्रांति का नारा देते थे वो अपनी साख पूरी तरह खो चुके थे। सीधी सी बात है, जनता का इन सभी से मोहभंग हो चुका था। तो चलिए अब भविष्य की ओर देखते हैं। आरएसपी और बालेन शाह को एक जबरदस्त जनादेश तो मिल गया है, लेकिन उनके सामने चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा। लोगों ने उन्हें बड़े बड़े वादों के लिए वोट दिया है। भ्रष्टाचार खत्म करना, सरकारी कामकाज सुधारना,
अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना और एक पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट सरकार देना। जनता की उम्मीदें तो आसमान पर हैं। लेकिन ये रास्ता कांटों से भरा है। उन्हें एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी, ऐसी नौकरशाही का सामना करना पड़ेगा जो बदलाव का विरोध करेगी। देश की आर्थिक हालत खस्ता है और ये याद रखना होगा कि एक शहर चलाना और एक पूरा देश चलाना दो बहुत ही अलग-अलग बातें हैं। और इन सबसे ऊपर है जियोपॉलिटिक्स का बड़ा सवाल। नेपाल भारत और चीन जैसे दो ताकतवर पड़ोसियों के ठीक बीच में है। बालन शाह को इन दोनों के साथ रिश्तों में एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधना होगा। उम्मीद तो यही की जा रही है कि वो किसी एक का पक्ष लेने के बजाय एक्सपर्ट्स की सलाह पर आधारित एक बैलेंस्ड और राष्ट्रहित वाली विदेश नीति अपनाएंगे। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जो आंदोलन व्यवस्था को बदलने के वादे पर सत्ता में आया है, क्या वो खुद एक असरदार व्यवस्था बन पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा, और यकीन मानिए पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त नेपाल पर टिकी हैं।